हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सामने वाले घर में खूब चहल पहल है। आनंद जी के पोते विनोद का पहला बर्थडे है। पूरा परिवार तैयार होकर इधर से उधर घूम रहा है। घर के बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता है। आनंद जी ने घर को ऐसे सजाया है जैसे किसी का विवाह हो। वैसे तो उनके घर में हमेशा ही रौनक रहती है। भरे पूरे घर में आनंद जी, उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी सब साथ रहते हैं। कितना अच्छा है सामने वाला घर, कितना बसा हुआ, जीवन से भरपूर। और एक मैं लखनऊ के गोमती नगर के सबसे चहल पहल वाले इलाके में कोने में अकेला वीरान उजड़ा हुआ खड़ा हूँ। मेरे कोने कोने में सन्नाटा छाया है। सन्नाटा भी ऐसा कि सालों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ऐसे अकेले जीना शायद मेरी नियति है। बस हर तरफ धूल मिट्टी, जर्जर होती दीवारें, दीवारों से लटकते लंबे जाल, गेट पर लगा ताला जैसे कह रहा हो खुशी के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। हर आहट पर किसी के आने का इंतजार रहता है मुझे। तरस गया हूँ अपनों के चेहरे देखने के लिए, पर यादें हैं कि पीछा नहीं छोड़ती। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मैं भी जीवन से भरपूर था। मेरा भी कोना कोना चमकता था। मेरी सुंदरता भी देखते ही बनती थी। मालिक के कह कहो के साथ मेरी दीवारें भी मुस्कुराती थी। सजी सॉरी मालकिन इधर से उधर पायल की आवाज़ करती घूमती थी। मालिक के बेटे सुभाष और सुकेश इसी आंगन में तो पले बड़े हैं। उनसे छोटी कंगना और पायल ने इसी आंगन में तो गुड्डे गुड़िया के खेल रचाए हैं। यह अमरूद का पेड़ मालिक ने ही तो लगाया था। इसी के नीचे तो चारों बच्चों ने अपना बचपन बिताया है। हाय, एक एक घटना ऐसी याद आती है जैसे कल ही की बात हो। मालिक अंग्रेजी के अध्यापक थे, बहुत ज्ञानी, धैर्यवान और बहुत ही हंसमुख। मालिक को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। कॉलेज से आते खाना खाकर थोड़ा आराम करते, फिर अपने स्टडी रूम में कॉलेज के गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते थे। कभी कभी तो उन्हें खाना भी खिला दिया करते थे। आज भी याद है मुझे उन बच्चों की आंखों में मालिक के प्रति सम्मान के भाव। जब भी मालिक को फुर्सत होती साफ सफाई में लग जाते, किसी और पर हुक्म चलाते मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। मालिक 50 के ही हुए थे तब, जब ऐसा सोए कि उठे ही नहीं। मेरा तो कोना कोना उनकी असामयिक मृत्यु पर दहाड़े मार मार कर रोया। मालकिन के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। सुकेश ही तो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। बस वह तो मालकिन ने हिम्मत की और बच्चों को चुप करवाते करवाते खुद को भी संभाल लिया। याद है मुझे मालिक के जो रिश्तेदार शोक प्रकट करने आए थे, सब धीरे धीरे यह कहकर चले गए थे कि कोई ज़रूरत हो तो बता देना। उसके बाद तो सालों मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। मालकिन भी इतिहास की टीचर थी। मालिक के सहयोग से ही वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकी थी। मालिक हमेशा यही तो कहते थे कि हर औरत को पढ़ना लिखना चाहिए, तभी तो मालकिन मालिक के जाने के बाद सब संभाल सकी। चारों बच्चों की विवाह की जिम्मेदारी मालकिन ने मालिक को याद करते हुए बड़ी कुशलता से निभाई। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होते जा रहे थे। बस में मूक दर्शक घर की बदलती हवा में सांस ले रहा था। घर में बदलाव की जो हवा चली थी उसमें मुझे अपने भविष्य के प्रति कुछ चिंता सी होने लगी थी। सुकेश की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। वह अपनी पत्नी रिया और बेटे विनू के साथ वहां चला गया। सुभाष की पत्नी निशा और उसकी दो बेटियों आसी और सालू से घर में बहुत रौनक रहती। कंगना और पायल की शादी भी बहुत अच्छे घरों में हो गई। सब बच्चों की शादियों में फिर उनके बच्चों के जन्म के समय मैं कई दिन तक रोशनी से जगमगाता रहा। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्यों रिया मालकिन से दुर्व्यवहार करने लगी। एक दिन मालकिन स्कूल से आई तो रिया ने उनके आराम के समय जोर जोर से टीवी चला दिया। मालकिन ने धीरे करने के लिए कहा तो रिया ने कटु स्वर में कहा, माँ आप तो बाहर से आई हैं, मैं घर के कामों से अब फ्री हुई हूँ, क्या मैं थोड़ा टाइम पास भी नहीं कर सकती। मालकिन को गुस्सा आया पर वे बोली कुछ नहीं। फिर रोज छोटी बहू कोई ना कोई बात छेड़कर हंगामा करने लगी। मालकिन को भी गुस्सा आने लगा। सुभाष से दबे शब्दों में कहा तो उसने तो हद ही कर दी। उन्हें कहने लगा, माँ आपको समझना चाहिए, रिया भी क्या करे, घर के सारे काम, आपका खाना पीना कपड़े सब वही तो करती है। मालकिन की आंखों की नमी मुझे आज भी याद है। उन्होंने इतना ही कहा था, उससे कह दे कल से मेरा खाना न बनाए, मैं बना लूंगी। आज सोचता हूँ तो लगता है मालिक शायद बहुत दूरदर्शी थे। क्या उन्हें अंदाजा था कभी यह दिन आएगा। मुझे उन्होंने इस तरह से ही बनाया था कि मेरे दो दो कमरों के साथ एक किचन था।
सुभाष और रिया शायद यही चाहते थे। 2 दिन के अंदर रिया ने अपना किचन अलग कर लिया। मैं रो पड़ा, लेकिन मेरे आंसू तो कोई देख नहीं सकता था। बस ऐसा लगा मालिक ने मेरी दीवारों को अपने हाथ से सहलाया हो। हद तो तब हो गई जब सुभाष ने शराब पीनी शुरू कर दी। अब वह रोज पीकर मालकिन से झगड़ा करने लगा। मालकिन का गुस्सा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता वे जब आत्मनिर्भर है तो क्यों किसी की बातें सुने। उनका स्वभाव भी दिन पर दिन उग्र होता जा रहा था। कंगना पायल आती तो घर के बदले रंग ढंग देखकर दुखी होती। मालकिन ने एक दिन सुकेश को बुलाकर सब बताया। उसने सुभाष को समझाया तो सुभाष ने कहा, माँ की इतनी ही फिक्र है तो ले जाओ अपने साथ इन्हें। मालकिन फटी आंखों से बेटे के शब्दों के प्रहार झेलती रही। सुभाष गुर्राया, इन्हें कहो अपनी तनख्वाह हमें दे दिया करे, हम फिर रखेंगे इनका ध्यान। सुकेश चिल्लाया, इतनी हिम्मत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दोनों में जमकर बहस हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। सुकेश के जाने के बाद सुभाष उपद्रव करने लगा। मालकिन को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक राजमिस्त्री को बुलाकर मेरे बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी। सुभाष ने कहा, हाँ यह ठीक है, आप उधर चैन से रहो, हम इधर चैन से रहेंगे। और देखते ही देखते 2 दिन में मेरे 2 टुकड़े हो गए। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह चली। मालिक को याद कर मैं फूट फूट कर रोया। ऐसा लगा मालिक बीच की दीवार को देख उदास खड़े हैं। लगा कि काश मालकिन और सुभाष ने थोड़ा शांति से काम लिया होता तो मेरे यूं 2 टुकड़े न होते। बात यहीं थोड़ी खत्म हुई। कुछ दिन बाद सुकेश, कंगना और पायल आई। मालकिन सबको देखकर खुश हुई। सुकेश ने मालकिन, सुभाष, कंगना, पायल को एक साथ बिठाकर कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई। इस मकान के 2 हिस्से आप लोगों ने अपने मन से कर लिए, मेरा हिस्सा कौन सा है। मालकिन चौंकी थी। क्या मतलब? मतलब यही, आधा आपने ले लिया, आधा इसने। मेरा हिस्सा कौन सा है? हिस्से थोड़ी हुए हैं बेटा। मैंने तो रोज रोज के किचकिच से तंग आकर दीवार खड़ी करवा दी। मैं अपना कमाती खाती हूँ, नहीं जरूरत है मुझे किसी की। सुभाष गुर्राया, बस अब वही मेरा हिस्सा है, मेरा घर वही सेट हो गया। सुकेश ने कहा, नहीं यह नहीं हो सकता। कंगना बोली, माँ हमें भैया ने इसलिए यहाँ आने के लिए कहा था, साफ साफ बात हो जाए। आजकल लड़कियों का भी हिस्सा है संपत्ति में। सुभाष भैया, आधा नहीं मिल सकता आपको, घर में हमारा भी हिस्सा है। मालकिन सबके मुंह देख रही थी। सुभाष ने कहा, दिखा दिया सबने लालच, आ गए ना सब अपनी औकात पर। खूब बहस हुई। मालकिन ने कहा, ये झगड़े बंद करो, आराम से भी बात हो सकती है। सुभाष पैर पटकते हुए अपने हिस्से वाली जगह में चला गया। सुकेश बाहर निकल गया। कंगना, पायल ने माँ के गले में बाहें डाल दी। बेटियों का स्नेह पाकर मालकिन की आंखें भर आई थी। पायल ने कहा, माँ हमें गलत मत समझना, हम अपने लालची भाइयों को अच्छी तरह समझ गए हैं, हमें कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। सुकेश भैया ने कहा था, मकान बेच देते हैं, माँ किसी के साथ रहना चाहेंगी तो रह लेंगी या किराए पर रह लेंगी। कंगना ने कहा, माँ यह घर हमें बहुत प्यारा है, हम इसे नहीं बेचने देंगे। मैं तो हमेशा की तरह चुपचाप सुन रहा था। घर की बेटियों पर बहुत प्यार आया मुझे। कंगना और पायल अगले दिन चली गई थी। उनके जाने के बाद सुकेश इस बात पर अड़ गया कि उसे बताया जाए कि उसका हिस्सा कौन सा है। वह अपने हिस्से को बेचकर दिल्ली में ही मकान खरीदना चाहता है। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, हाथापाई की नौबत आ गई थी। अंततः फैसला यह हुआ कि मुझे बेचकर 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। आगे क्या करना है इस विषय पर बहस कर सुकेश भी चला गया। लेकिन फिर भी सुभाष ने मालकिन को चैन से नहीं रहने दिया। थककर मालकिन ने भी एक फैसला ले लिया। अपने हिस्से में ताला लगाकर अपना जरूरी सामान लेकर वे किराए के मकान में रहने चली गई। मैं उन्हें आवाज़ देता रह गया। मेरी आहों ने किसी के दिल को नहीं छुआ, वे हवा में ही बिखर कर रह गई। तभी से मेरे दुर्दिन शुरू हो गए। जिस आंगन में मालिक अपनी मनमोहक आवाज में कबीर के दोहे गुनगुनाया करते थे, वहां अब शराब और ताश की महफिलें जमती। छोटी बहू मना करती तो सुभाष उस पर हाथ उठा देता। 2 भाइयों को माँ के किराए पर रहने का अफसोस नहीं हुआ। कंगना और पायल अपने ससुराल से ही कोशिश कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया कि सुभाष भी कहीं किराए पर रहेगा, जिससे थोड़ी तोड़ फोड़ के बाद मेरे 3 हिस्से करने में उसे कोई परेशानी न हो। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं सिर्फ ईंट पत्थर का एक मकान ही नहीं हूँ, मैं वह घर हूँ जिसे बनाने में मालिक ने, उनके पिता ने, एक ईमानदार सहृदय अध्यापक ने अपनी सारी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर मजदूरों के साथ खुद भी रात दिन लगकर कभी अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं की थी। हर बार मालकिन जब भी किसी काम से जहाँ आई, मेरे मन का कोना कोना खिल गया। लेकिन उनके जाते ही मैं ऐसा रोया जैसे माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई हो।
सुभाष ने अभी जाने की जल्दी नहीं दिखाई तो सुकेश ने गुस्से में एक नोटिस भेज दिया। बात कानून तक पहुंचते ही बढ़ गई। मैंने सुना एक दिन सुकेश साया कह रहा था कंगना और पायल का यह क्या मतलब है मकान से, उन्हें एक घुड़की दूंगा चुप हो जाएगी। बस अब तुम जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे अपना हिस्सा बेचकर दिल्ली में मकान खरीदना है। सुभाष की बातों से अंदाजा हुआ कि मालकिन भी अब यहाँ नहीं आना चाहती। मैं बुरी तरह आहत हुआ। सुभाष भी चला गया, मैं खालीपन से भर गया। अब मेरे आकार बनावट की नापतोल होने लगी, कोना कोना नापा जाता। लोग आते, मेरी बनावट मेरे रंग रूप पर मोहित होते। एक दिन कोई कह रहा था इस घर की लड़कियां कोर्ट चली गई है, वे पेपर्स पर साइन नहीं कर रही है। सब बच्चों के साइन किए बिना मकान बिक भी तो नहीं सकता आजकल, उन्होंने केस कर दिया है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। फिर एक दिन कुछ लोग आए, गेट पर एक बड़ा ताला लगाकर नोटिस चिपका कर चले गए। मेरा केस अब कानून के हाथ में चला गया है। नहीं जानता हूँ कि मेरा क्या होगा। काश मालकिन कहीं न जाती, सुपास भी यहीं रहता, फिर मुझे वह सब देखने को नहीं मिलता जिसे देखकर मैं जोर जोर से रो रहा हूँ। पिछले हफ्ते ही मेरे पीछे वाली दीवार कूद कर रात को 2 बजे 3 लड़के एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर ले आए। उन्होंने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया था। पहले लड़कों ने खूब शराब पी, फिर उस लड़की की इज्जत लूट ली। लड़की चीखने की कोशिश ही करती रह गई। दुष्ट लड़कों ने उसके हाथ भी बांध दिए थे। मैं रोकता रह गया, लेकिन मेरी सुनता कौन है। मेरे अपनों ने मेरी नहीं सुनी। वे दुष्ट लड़के तो पराए थे, क्या करता। इस अनहोनी को होते देख बस आंसू ही बहाता रहा। डर गया हूँ मैं, क्या यह सब फिर तो नहीं देखना पड़ेगा। मेरा भविष्य क्या है मुझे नहीं पता। काश मैं यूं ना उजड़ा होता। एक घर आंगन में कोमल भावना, स्मृतियों व अपनत्व की अनुभूति के सिवा होता ही क्या है। मेरी आंखें झरझर बहती रहती है। अरे हैप्पी बर्थडे की आवाज़ आ रही है। सामने विनोद ने शायद केक काटा है। आह कितनी रौनक है सामने, और यहाँ नहीं नहीं, मैं सामने वाले घर से ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने समय पर अपने अकेलेपन पर रो रहा हूँ और अपनों से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सिसकती दीवारें कभी मालिक को याद करती है, कभी मालकिन को, कभी बच्चों को। पता नहीं कब तक जो रहना होगा, अकेले उदास वीरान। दोस्तों यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।